इतनी बड़ी है जिसमें सब कुछ समा जाए, और गैलेक्सी में जो कुछ भी समाया होता है वो ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वैसे ग्रेविटी कितनी पावरफुल होती है ना। ज़्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे पाया जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल एक गहरे अंधेरे कुएं जैसा होता है जिसकी ग्रेविटी उसके आसपास आने वाले ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गैलेक्सीज बहुत सारी होती होंगी, तो इसका आंसर है हाँ, गैलेक्सीज बहुत सारी होती हैं। अभी तक ज्ञात गैलेक्सी में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सी तो हैं। और जैसे हर शहर अपना ब्लैक होल आप चाहो तो उसको एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं जिसे खाते रहना बहुत पसंद होता है, और ऐसे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं हमारी गैलेक्सी में, और जो सेंटर में होता है वो तो मॉन्स्टर का भी बॉस होता है, और वही होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ये है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी। जैसे हर शहर अपना अलग अलग शेप लिया होता है, वैसे गैलेक्सी भी कई तरह की शेप की होती है, खासकर 4 तरह की: इलेक्ट्रिकल, स्पाइरल, लेंटिकुलर एंड इरेगुलर। तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका शेप होता है स्पाइरल। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। रात को आसमान में हम जो स्टार्स देखते हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट होता है। इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी। अब बात अगर स्टार की जा रही है तो ऐसा कौन सा स्टार होता है जिसको हम दिन में भी देख पाते हैं? सन। करेक्ट। एक ऐसा स्टार जिसको हम दिन में भी देख पाते हैं। सन हमारे अर्थ की तरह सॉलिड नहीं होता है, या बेसिकली गैसेस से मिलकर बनता है। सन में 2 प्रकार की गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मौजूद होती है। अब आपको इसके सरफेस पे कुछ येलो फ्लेम्स दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर सोलर फ्लेयर्स। सन के अंदर कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, एंड बाय दिस प्रोसेस वो अपने अंदर एनर्जी एंड हीट जनरेट करते हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस वन इज आवर कंपैरिजन स्लाइड। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा सन होता है वो अदर प्लैनेट से कितना बड़ा होता है। आपको इसके सेंटर में सन, बाकी 4 प्लैनेट्स इसका रोटेशन कर रहे हैं। आपको सन के सरफेस पे कुछ ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर सन स्पॉट। सन स्पॉट वहाँ पे क्रिएट होते हैं जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और सन स्पॉट की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पे संदेश प्रॉपरली पहुँच नहीं पाते, और सन स्पॉट सन के अदर जगह के टेम्परेचर से ठंडे होते हैं, शायद इसीलिए उनका कलर ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन होता है। तो अब हम चलेंगे प्लैनेट्स की ओर। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 1, जिसमें से फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी। करेक्ट। अब आपको मर्क्यूरी के सरफेस पे बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। इन गड्ढों को हम क्रेटर्स कहते हैं। जब कोई एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड या कॉमेट इसकी सरफेस से टकराता है तो इन गड्ढों का निर्माण होता है। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लैनेट होता है, और स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट होने के साथ ही साथ यह सन का नियरेस्ट प्लैनेट भी होता है। सन का नियरेस्ट होना मतलब कितना ज़्यादा डेयरिंग होना ना। लेकिन सन के नियरेस्ट होने के बावजूद भी मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर यह सन का नियरेस्ट है तो इसको हॉटेस्ट भी तो होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या रीजन हो सकता है इसका? अच्छा, ठीक है। इसका रीजन है कि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इसके सरफेस के टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। मरकरी दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब वो हीट को अपने अंदर ट्रैप नहीं कर पाता है। इसीलिए
मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, ठीक है। अगर मरकरी हॉटेस्ट नहीं है तो हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस, करेक्ट, वीनस। वीनस को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसको हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, बिकॉज यह मॉर्निंग में पूरब की ओर और इवनिंग में पश्चिम की ओर एक चमकते हुए तारे की तरह टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। इसको हम अर्थ का रिंग कहते हैं, बिकॉज शेप एंड साइज में यह लगभग अर्थ के बराबर है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्या आपको पता है ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी खासियत है जो इसको हॉटेस्ट बनाती है? CO2, करेक्ट। देखिए, वीनस का एटमॉस्फेयर गैस है और इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस पाई जाती है। अब होता ये है, संदेश ग्रीन हाउस इफेक्ट में ट्रैप हो जाती है और वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। हॉटेस्ट होने के साथ साथ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले, अगर आप वीनस के हीट से एक बार बच भी गए तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कुचल कर रख देगा, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 90 गुना ज़्यादा होता है और यहाँ पर जीवन की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। शायद इसीलिए हम वीनस को अर्थ का डेविल ट्विन भी कहते हैं। नेक्स्ट अवर स्वीट होम, द अर्थ। हमारी अर्थ ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइट पॉसिबल है, जहाँ पर लाइट प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे संदेश न तो बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बहुत कम, और यहाँ के एटमॉस्फेयर में यूनिक लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर? ओजोन, जो कि हमारे लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वो भी तीनों स्टेज में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पर सांस लेने के लिए ताज़ा हवा में तो है 97% part is of water of earth. 71% water on earth. हाँ, स्पेस से देखने पर हमारी अर्थ एक नीले कच्चे की तरह दिखाई देती है, इसीलिए साइंटिस्ट इसको निकनेम देते हैं W मार्को, क्योंकि यहाँ पे वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट है? 71%। एक फैक्ट बताएं, अगर हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि हमारे अर्थ में 71% वाटर है ना, लेकिन अगर हम उस सरफेस वाटर को एक जगह पे ले आए और उसकी बॉल बनाए तो उस बॉल का साइज कितना होगा पता है? इस रिमोट के बराबर। हाँ, बहुत छोटा है ना। हाँ, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और यह अपना एक रोटेशन लगभग 24 आवर में कंप्लीट करती है। इसी वजह से हम डे एंड नाइट व्यू देखने को देख पाते हैं। और हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट भी है। क्या आपको पता है कितनी डिग्री टिल्ट है? 15 नहीं, 23.5। और इसी टिल्ट के कारण हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब आपको इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आइस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। These are glaciers। हमारे अर्थ का नेबर प्लैनेट है मार्स। इसका एक निकनेम भी है रेड प्लैनेट, करेक्ट। लेकिन मार्स को हम रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? इसका रीजन क्या है? हाँ, वो रेड होता है, लेकिन रेड क्यों होता है? हाँ, बिकॉज इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, जिसको हम आम भाषा में रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। जब कभी हम आयरन को वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक सिंपल सी प्रोसेसिंग होती है रस्टिंग। अब साइंटिस्ट का मानना है अगर इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, या फिर शायद कभी प्रेजेंट हुआ करता होगा। तो हो सकता है कि मार्स पे कहीं जीवन भी पाया जाता होगा, या फिर जीवन पाए जाने की संभावनाएं हो सकती है। आपको मार्स के सरफेस पे ट्रायंगल शेप में 4 गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से जो बड़ा वाला गड्ढा है वो हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट वोल्केनो है,
जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई है लगभग 22 किलोमीटर और 22 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ओलंपस मॉन्स हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट वोल्केनो बन जाता है। आपको इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आइस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। These are dry ice. ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर इसको हम हीट देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक हम टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट की बात कर रहे थे। टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट हम उसको बोलते हैं जिसकी एक सॉलिड सरफेस होती है जिस पर हम चल सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट यानी नाम से ही पता चल रहा है कि वो गैसेस से मिलकर बनता होगा और उसकी कोई सॉलिड सरफेस भी नहीं होती होगी। तो हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट गैसियस प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। अब आपको इसकी सरफेस पे डिफरेंट रिंग्स लेयर्स दिखाई दे रही होंगी जो कि कुछ क्रॉस एंड कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अच्छा, हम वाटर एंड ऑयल को आपस में मिक्स करते हैं, वो मिक्स नहीं होता। क्या आपको इसका रीजन पता है? डेंसिटी, करेक्ट। अब इन गैसेस की भी डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं और कुछ क्लॉक एंड कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। आपको इसके सरफेस पे एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। यह स्पॉट जुपिटर पे आया हुआ एक बड़ा टोर्नेडो है जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। और यह तूफान या टोर्नेडो इतना बड़ा है कि हम इसमें एक अर्थ फिट कर सकते हैं। तो अगर जुपिटर की इस छोटे से स्पॉट में हम एक अर्थ फिट कर सकते हैं तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं पूरे जुपिटर में हम कितनी अर्थ फिट कर सकते हैं? 13,000 लगभग 1300 अर्थ। पूरे जुपिटर में हम लगभग 1300 अर्थ फिट कर सकते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि हम जुपिटर को हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे सोलर सिस्टम का छठा प्लैनेट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न। कुछ मिसिंग है क्या? करेक्ट। जो सैटर्न की रिंग होती है वो उसका खुद का पार्ट ना होकर वो क्रिएट होती है सब आइस पार्टिकल, रॉक पार्टिकल एंड डस्ट पार्टिकल, जो कि सैटर्न की ग्रेविटी के कारण उसकी चारों ओर चक्कर लगाती है और एक रिंग का फॉर्मेशन कर देती है और वो रिंग्स सैटर्न को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। सैटर्न की खास बात और है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम सैटर्न को बड़े से पॉइंट में डुबोएं तो वो उसमें डूबेगा नहीं बल्कि ट्यूब करेगा, बिकॉज सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का लोवेस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है। उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वाटर से भी ज़्यादा कम, इसीलिए सैटर्न उसमें डूबता नहीं है। क्या हुआ? मैम आप उससे बैठ जाइए प्लीज। वहाँ से आइए। नाउ हैप्पी? हाँ, तो हम बता रहे थे कि सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का लोवेस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है। बढ़ते हैं अगले प्लैनेट पे, यूरेनस एंड नेपच्यून। पर यूरेनस एंड नेपच्यून पे चलने से पहले आप लोग अपने साथ कुछ गर्म कपड़े रख लीजिए, क्योंकि यह कोल्डेस्ट प्लैनेट में से एक है। कोल्डेस्ट होने की वजह से हम इसको आइस जायंट भी कहते हैं। इसका कलर ब्लू होता है। इसके दो रीजन होते हैं। फर्स्ट मेजर रीजन इज यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है।
जो कि इस कलर को ब्यूटीफुल ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। एंड सेकेंड वन, यहाँ पे संदेश प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती है बिकॉज यह सन से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ का एक ऑकवर्ड फैक्ट है कि यहाँ के सरफेस से रोटेड एग की स्मेल आती है। अच्छा, कौन बच्चा सोल्व कर रहा है? अगर कोई बच्चा सोल्व करेगा ना तो हम उसको मार्क्स से शिफ्ट कर देंगे। यहाँ का एक ऑकवर्ड फैक्ट है, यहाँ के सरफेस से रोटेड एग की स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की स्टिंकी स्मेल, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर डायमंड रेन होती है, डायमंड की बारिश। सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना, डायमंड की बारिश। लेकिन क्या फायदा है इसे लेकर जहाँ हम पहुँच ही ना पाए? फिलहाल हम इसके रीजन तक तो पहुँच ही सकते हैं। तो इसका रीजन वही मीथेन गैस है जो कि इस प्लैनेट को ब्यूटीफुल ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। मीथेन में होता है कार्बन, और यूरेनस एंड नेपच्यून का प्रेशर कार्बन को डायमंड में चेंज कर देता है, और यहाँ पर महीनों तक डायमंड रेन चलती रहती है। नेक्स्ट, हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून, चंद्रमा। क्या आपको मून का साइंटिफिक नेम पता है? लूनर, करेक्ट। आप लोग इसको लूनर एक्लिप्स से रिलेट कर सकते हैं। आपको मून के भी सरफेस पे बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों को भी हम रिसर्च करते हैं। जब कोई एस्टेरॉइड मेटरॉइड या कॉमेट इसकी सरफेस से टकराता है तो इन गड्ढों का निर्माण होता है। अब आपको पता है कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं और ना ही कोई साउंड प्रेजेंट है, तो ये गड्ढे वर्षों तक ऐसे बने रहते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं जब तक कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वापस से इससे न टकराए। शायद इसीलिए आपने सुना होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी के फुटप्रिंट्स आज भी मून पे प्रेजेंट हैं। वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ पे एयर का कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो इंसान मिटाएगा कौन? हम हमेशा मून का एक साइड ही देख पाते हैं और हम उसके अलग अलग फेजेस को भी देखते हैं। फिफ्थ फेजेस ऑफ मून, जिसे हम फुल मून, हाफ मून एंड न्यू मून भी कहते हैं। हम बचपन से मून को देखते हुए आते हैं, तो मून को क्लोजली जानते हैं। हम वापस से मून पे आएंगे। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून्स हैं? सैटर्न, करेक्ट। कितने मून? लगभग 145। सैटर्न के पास लगभग 145 मून्स होते हैं, तभी तो हम सैटर्न को किंग ऑफ द मून कहते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर, करेक्ट। कितने मून? करेक्ट, लगभग 80 to 95 मून। सबसे बड़ा मून किसके पास है? जुपिटर, करेक्ट। उस बड़े मून का नाम? टाइटन को सेकंड लार्जेस्ट मून। लार्जेस्ट मून है जुपिटर के पास, जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड। अच्छा, सबसे छोटा मून किसके पास है? मार्स। मार्स के पास ओनली 2 मून्स होते हैं, डीमोस एंड फोबोस, जिसमें से डीमोस सबसे छोटा मून होता है। सारे प्लैनेट्स के पास मून्स होते हैं, लेकिन मरकरी एंड वीनस के पास नहीं होते हैं। क्या आपको इसका रीजन पता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन सिंपल सा है कि मरकरी एंड वीनस सन का नियरेस्ट प्लैनेट है। अब सन का नियरेस्ट होना मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होना। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर चक्कर में लगाएगा तो ये बात सन को पसंद नहीं आएगी और सन की ग्रेविटी उसे अपने अंदर खींच लेगी। शायद इसीलिए मरकरी एंड वीनस के पास मून्स ही नहीं है।
हम अपने अर्थ पे रहते हैं तो अपने अर्थ को क्लोजली जानते हैं। हम वापस से अपने अर्थ पे आएंगे। तो ये है हमारे अर्थ का डे एंड नाइट व्यू। हमारी अर्थ स्पेस से देखने पर डे टाइम में कुछ ऐसी एंड नाइट व्यू में कुछ ऐसे दिखाई देती है। Night view of our earth. अब आपको नाइट व्यू में कुछ येलो लाइट डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। These are the artificial lights like as LED and CFL. तो हमारी अर्थ ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो नाइट व्यू में ऐसा सीन सिर्फ हमारे अर्थ पे ही देखने को मिलता है, अदर प्लैनेट पे नहीं। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं ये ग्रीन मूविंग डॉट्स क्या हो सकते हैं? करेक्ट, दीज आर एरोप्लेन्स, एयर ट्रैफिक। यदि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सड़कों पे ही ट्रैफिक पाया जाता है तो ऐसा नहीं है, एयर में भी एयर ट्रैफिक पाया जाता है। अब आप लोग गेस कर सकते हैं कि एयर में कितना ज्यादा एयर ट्रैफिक पाया जाता है। तो अगर आपके माइंड में ऐसे आइडियाज आते हैं कि हम अपनी कार या स्कूटर लेके हवा में उड़ जाएं तो शायद हमें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, तो ऐसे आइडियाज को आप ड्रॉप ही कर दीजिए, बिकॉज एयर में भी कहीं ना कहीं आपको एयर ट्रैफिक का सामना करना ही पड़ेगा। और इस ट्रैफिक को देख के हमें तो ऐसा लगता है कि हमें जल्द ही किसी अदर प्लैनेट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यदि आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप कौन से प्लैनेट को प्रायोरिटी देंगे और क्यों? सोच के बताइएगा। हमारा शो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये शो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।